स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोद निषेध नीति। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति। ठीक है, आपने सुना होगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जब भारत में लॉर्ड डलहौजी 1848 यानी 1848 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया था। जब वो भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार हो चुका था, नंबर 1। नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी को एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत में रहा था और इस लंबे काल में उसने जो है सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार किया था भारत के अंतर्गत। तो जिस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, उस समय आते ही उसने एक नई नीति का प्रसारण किया था जिसे कि गोद निषेध नीति या लैप्स की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध नीति या लैप्स की नीति, 3 नाम से आती है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, कभी कभी जो है सिर्फ लैप्स की नीति के नाम से पूछा जाता है। लैप्स की नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का वर्णन कीजिए। तो लैप्स की नीति कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वही व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध नीति। ठीक है, गोद निषेध नीति यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर कह लीजिए लैप्स की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति एक महत्वपूर्ण नीति या साम्राज्यवादी नीति के रूप में जानी जाती है। लॉर्ड डलहौजी भारत में जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार भारत में किया जाए। तो वो अपने साथ लैप्स की नीति लेके आया था। लैप्स की नीति क्या थी या व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था कि लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम और कानून बनाया कि जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं है उन्हें दत्तक पुत्र या गोद लिया पुत्र मान्य नहीं होगा और उस साम्राज्य को उस राजा की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यानी कि जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं है उनके राज्य को उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और वो यदि किसी को गोद लेते हैं, क्योंकि गोद लेना पूरी तरीके से वैध था, उसे कानूनी अधिकार के रूप में प्राप्त था, अंग्रेजों ने भी उसको दे रखा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने कानूनी रूप से इस चीज के लिए मनाही कर दी कि राजा जिसके पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकता और उसके पुत्र को जो है मान्य पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत जो है लॉर्ड डलहौजी ने 3 श्रेणियां बनाई थी। 3 श्रेणियों के अंतर्गत उसने भारतीय नरेशों को डिवाइड किया था। सबसे पहले था स्वतंत्र राज्य, यानी कि ये वो राज्य हैं जो हमेशा जिन्होंने कंपनी को सहयोग दिया था। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उससे पहले ही इन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित कर रखा था। तो ऐसे देशों को या ऐसे राज्यों को गोद लेने का अधिकार था और उन्हें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार दे रखा था, यानी मान्यता उन्हें दे रखी थी। दूसरे टाइप के राज्य थे आश्रित राज्य। आश्रित राज्य यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी भारत में, उसके बाद जो है वो राज्य जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सरवाइव कर रही थी उस समय ये राज्य किसी अधीन राज्य यानी किसी बड़े राज्य के अधीन स्वतंत्र सत्ता के रूप में थे। यानी कि जैसे मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और उसके बाद जो है छोटे छोटे बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे मुगलों के अधीन। तो ये सेकंड टाइप की, ठीक है, सेकंड टाइप की श्रेणी आती थी। अब तीसरे नंबर की जो श्रेणी थी वो थे अधीन राज्य। अधीन राज्य यानी कि वो राज्य जो कंपनी के समय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही भारत में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। तो इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। आश्रित राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम कानून बनाया उसके आधार पर, और स्वतंत्र राज्यों को गोद लेने का अधिकार था। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति बनाई जो पूरी तरीके से जो है भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने की एक साजिश थी। पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना और पूरी तरीके से जो है भारतीय राज्यों को किस तरीके से हड़पा जाए, इसको एक हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी की सोची समझी चाल थी। इसमें ऐसे नियम कानून बनाए गए, ऐसे रूल और रेगुलेशंस बनाए गए थे कि वो रूल रेगुलेशंस में लॉर्ड डलहौजी मन जिस चाहे उस तरीके से वो ट्विस्ट कर सकता था।
कोई भी टर्न ले सकता था और किसी भी राज्य को जिसके पुत्र या जिस राजा का पुत्र नहीं है उस किसी भी तरीके से वो अंग्रेजी साम्राज्य में उसने मिला लिया। तो ये लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत था या गोद निषेध नीति थी। ठीक है, यानी कि राजा अपने यदि उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसके बाद जो है वो किसी को भी दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये जो नीति रही गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी का एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें कि पूरी तरीके से जो है अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, दूसरा, अब ये तो था हमारा व्यक्तिगत का सिद्धांत। इतिहासवेत्ताओं ने इस नीति की पूरी कटु आलोचना की है जो कि हम समीक्षा के रूप में करेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है कि वो कौन कौन से राज्य थे जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने उन राज्यों को व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था या हड़प लिया था। उसमें सबसे पहला आता है सतारा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें सतारा। सतारा एक छोटा सा राज्य था जिसका कि अप्पा शाह शासक था और उसने वेंकट राव को गोद लिया था। ठीक है, अप्पा शाह उसका राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने वेंकट राव को गोद लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने वेंकट राव को मान्यता नहीं दी और अंत में जब अप्पा शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है सतारा राज्य को सबसे पहले गोद निषेध नीति के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, 1 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसे गोद निषेध नीति के अंतर्गत सबसे पहले मिलाया गया था, तो वो था सतारा। ठीक है, क्लियर, सतारा जो है वो सबसे पहला राज्य था। अब गोद निषेध नीति के अंतर्गत दूसरा राज्य जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था वो था नागपुर। नागपुर भी एक छोटा सा ही राज्य था, कोई बड़ा विशाल राज्य नहीं था महाराष्ट्र में। तो राठौजी जो है यहाँ के शासक थे और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने जसवंत राव को गोद लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने राठौजी की मृत्यु के बाद जसवंत राव को उनका वैध पुत्र मानने से अस्वीकार कर दिया और नागपुर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा स्वीकार था। तीसरा राज्य था जैतपुर। ठीक है, जैतपुर बुंदेलखंड में एक छोटा सा राज्य था। यहाँ भी यहाँ के जो शासक थे उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उस राज्य को भी लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है संबलपुर। संबलपुर बंगाल के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था जहाँ का शासक नारायण सिंह जिसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद भी लॉर्ड डलहौजी ने संबलपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, तो ये राज्य भी जो है लॉर्ड डलहौजी की नीति का शिकार हुआ। उसके बाद हमारा आता है बागट। बागट जो है वो पंजाब में एक राज्य था, पंजाब का राज्य था जिसका राजा था विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह के कोई पुत्र नहीं था और विजय सिंह की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने बागट को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन बाद में जब केनिंग यानी 1849 में इसको मिलाया गया था और लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड केनिंग जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो उन्होंने बागट को जो है वापस कर दिया था, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा राज्य आएगा उदयपुर, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने बागट के बाद उदयपुर को अपना शिकार बनाया था। उदयपुर जो है वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, राजस्थान का नहीं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के उदयपुर की चर्चा नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा राज्य था उदयपुर। वहां पर जो है वहां का जो शासक था उसके भी कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उदयपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन इस राज्य को भी जब भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग आया डलहौजी के बाद, तो उसने इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान लिया था। ठीक है, 2 राज्य बागट और उदयपुर, ये 2 ऐसे थे जिन्हें कि वापस जो है स्वतंत्र कर दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है झांसी। झांसी जिसे कौन नहीं जानता, महारानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष। तो झांसी में बुंदेलखंड में गंगाधर राव जो है वहाँ शासक थे जिनके की कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने अपना दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया था। लेकिन उसके बाद भी लॉर्ड डलहौजी ने आनंद राव को वैध राजा स्वीकार नहीं किया था या वैध दत्तक पुत्र उसको स्वीकार नहीं किया। और जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है झांसी को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, और गंगाधर राव की वीर पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में इसके विरुद्ध विद्रोह किया था, आवाज उठाई थी और पूरा संघर्ष किया था, जिसमें कि पूरा का पूरा बुंदेलखंड शामिल था, बुंदेलखंड की जनता शामिल थी।
वो बात अलग है कि वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन एक लंबा संघर्ष उन्होंने चलाया था झांसी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 1853 में 1853 में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो ये प्रमुख राज्य थे या देशी राज्य थे जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनका विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इनका विलय किया अंग्रेजी साम्राज्य में। ये राज्य पूरी तरीके से जो है एक अनैतिक रूप से मिलाए गए थे अंग्रेजी साम्राज्य में। इनका कोई भी औचित्य नहीं था कि इन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। तो इस तरीके से ये थी हमारी लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति। अब प्रश्न आता है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा ही आलोचनात्मक समीक्षा पूछी जाती है, लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का वर्णन कीजिए। ये भी आता है तो भी आपको समीक्षा तो लिखनी ही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक क्रिटिसिज्म क्वेश्चन है, इसके ऊपर आलोचना बनती ही है। तो जब हम ये समीक्षा करें, लास्ट में यदि हम इस पॉइंट की समीक्षा करें, इसका कंक्लूजन करें, तो इज दैट क्लियर, हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का जो सिद्धांत स्टार्ट किया गया था वो एक ऐसा सिद्धांत था, एक ऐसी नीति थी या ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जो कि पूरी तरीके से भारतीय राजाओं के साथ जो है नाइंसाफी थी। भारतीय राजाओं को पूरी तरीके से अवैधिक तरीके से जो है भारतीय शासकों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, अनैतिक तरीके से मिलाया गया था, क्योंकि लगभग इन राज्यों में जो है अंग्रेज रेजिडेंट थे। सतारा में तो अंग्रेज रेजिडेंट बहुत लंबे टाइम से रह रहा था, फिर भी जो है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। इन राज्यों के जो राजा थे उन्होंने दत्तक पुत्र लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया और इन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि भारतीय शासकों के मन में असंतोष भर गया और उसके प्रति आवाज उठाई, जिसका परिणाम था 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो है वो पूरी तरीके से भारतीय शासकों में जो असंतोष फैला था, जो असंतोष भारतीय शासकों में हमें दिखा, वो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी, वो लॉर्ड डलहौजी के ये व्यपगत का सिद्धांत था। इस सिद्धांत ने भारतीय राजाओं के मन में असंतोष भर दिया और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप ही जब 1857 के विद्रोह में बहुत सारे राजाओं ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्यपगत के सिद्धांत की समीक्षा करें तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति एक गलत नीति के रूप में मानी जाती है। यह बिल्कुल अनैतिक नीति थी, अवैध नीति थी और भारतीय शासकों को जबरन पूरी तरीके से जबरन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में इस नीति के अंतर्गत जो है विलय कर लिया गया, उन्हें मिला लिया गया था। ठीक है, इज दैट क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा ही बनता है, ऑलमोस्ट जो है ये हमारा 6 मार्क्स में आता है, ज़्यादातर जो है इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इजीली इसको कर सकते हैं हम। तो ये था हमारा लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। ठीक है, इसके साथ ही हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब कल हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।